नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार में चौथे दौर के मतदान के बाद विधानसभा चुनाव आखिरी पड़ाव में है। रविवार को मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। पहले 3 दौर के मुकाबले मतदाता बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। चौथे दौर की वोटिंग के बाद अब जीत के दावे और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। वहीं 5वें चरण के लिए प्रचार की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 रैलियां कर रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ हम आपको दिखाएंगे सूबे के बुनियादी मुद्दे भी, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में घिरे दिग्गज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चुनाव आयोग का नोटिस। 5वें दौर के लिए प्रचार में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी भरेंगे हुंकार, नीतीश लालू की भी जनसभाएं। बिहार चुनाव के चौथे दौर में मतदाताओं ने जमकर किया मतदान। पहले 3 दौर के मुकाबले करीब 58% रिकॉर्ड वोटिंग। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए की जीत का दावा। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा, बिहार में है बदलाव की लहर। चुनाव आयोग ने 3 नेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। प्रचार के दौरान विवादित बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। ताजा मामला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान का है। आयोग ने तीनों नेताओं को आचार संहिता उल्लंघन मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो आयोग को इसका जवाब देंगे। जवाब देंगे, 4 दिन पहले जवाब दे देंगे। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी कहा है कि आयोग को जवाब दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को बहुत ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। आज देश जिन हालात से गुजर रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन की अहमियत भी बढ़ गई है और इलेक्शन कमीशन के कॉम्पिटेंट होने की और निष्पक्ष होने की बहुत जरूरत है। ऐसा पहली बार नहीं है जब आयोग ने ऐसे बयानों का संज्ञान लिया है। चुनाव बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के नेताओं को कई बार हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ शैबल गुप्ता सचिव हैं, एडीआरआई के, जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। और जिस तरीके से आप अलग अलग पार्टी के नेताओं को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया है, जवाब देने के लिए एक समय सीमा दी गई है, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई हो सकती है इन पर? हम नहीं समझते हैं कि कोई कार्रवाई अलग ढंग से होगा जी। मगर वेरी फैक्ट कि इतना सीनियर लोग को नोटिस दिया गया है, ये अपने आप में एक न्यूज़ है जी। क्योंकि बिहार के इतिहास में, बिहार के इलेक्शन के इतिहास में जो लेवल ऑफ एक्रिमनी था, जो लेवल ऑफ डिस्कोर्स था जी, ये कभी इतना नीचे नहीं गिरा था। और स्पेशली जो जिस ढंग से एक कम्युनल टर्न देने का कोशिश किया जा रहा है कि बिहार में अगर इलेक्शन बीजेपी हार गई, इसका पटाखा फूटेगा पाकिस्तान में, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह का बयानबाजी होना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा भाषा की मर्यादा बहुत ज्यादा गिरी है। बार बार चुनाव आयोग की सतर्कता के और नोटिस के बावजूद भी क्या वजह है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और इस तरह की बयानबाजी हो रही है? क्योंकि अभी भी आचार संहिता को उस सीरियसली नहीं फॉलो किया जाता है। लोग बहुत इग्नोर करते हैं। और अगर उस तरह का कुछ पेनलाइजेशन हो जाए कि भाई आपको कैंपेन करना बंद हो जाएगा या आप डिस्क्वालिफाइड हो जाइएगा इलेक्शन में, तो इस तरह का कोई जो सीरियस स्टेप अगर लिया जाएगा तभी कुछ होगा। पहले क्या होता था कि कोई भी क्राइम करता था, बिल्कुल, क्राइम करने के बावजूद भी इलेक्शन लड़ता था, मगर बाद में हुआ कि कन्विक्शन के बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो क्राइम भी थोड़ा घट गया, पॉलिटिशियंस भी सतर्क हो गए।
बिल्कुल। उसी ढंग से इलेक्शन कमीशन में जो उल्लंघन है, उसका जो नॉर्म्स अगर उल्लंघन हो रहा है, उस पर अगर सीरियसली कोई एक्शन ले। बिल्कुल, बहुत तो शुक्रिया हम हमसे समझते हैं बातचीत करने के लिए। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियां करेंगे। सुबह करीब 10 बजे वो पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो करीब 11:30 बजे फरबिसगंज और फिर दोपहर 1 बजे दरभंगा में रैली करेंगे। रैलियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में अब तक 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान 5 नवंबर को है और 8 नवंबर को नतीजे आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और आखिरी चरण के लिए कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लिहाजा सभी पार्टियों ने प्रचार के अंतिम लम्हों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी सिलसिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे अररिया में पहली रैली करेंगे। इसके बाद वो पूर्णिया और कटिहार में जनसभाएं करेंगे। 5वें दौर के लिए 5 नवंबर को 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें दौर के लिए महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की आज कई जनसभाएं हैं। इन जनसभाओं में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए दोनों ही नेता प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा गठबंधन के कई बड़े नेता भी प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। और बिहार में कल हुआ चौथे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण रहा। 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए करीब 58% वोट डाले गए। मतदान के दौरान युवा वोटर काफी उत्साह में दिखे। चुनाव आयोग ने नक्सल पीड़ित इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। मुजफ्फरपुर, सीवान और गोपालगंज में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें दिखनी शुरू हो गई थीं। लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मैं सोच रही थी कि कौन से पार्टी के लिए वोट देना है। सिंस मैं यहाँ पे रहती नहीं, मैं स्पेशली वोट देने के लिए बिहार आई थी। भ्रष्टाचार में सुधार होना चाहिए, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। कुछ इसी तरह का उत्साह पूर्वी पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जिलों के मतदान केंद्रों में भी दिखाई दिया। लोग सुबह से ही घरों से निकले और अपनी पसंद के नेता की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। शिवहर जिले में भी आमूमन यही हाल देखा गया। इस चुनाव में बड़ी संख्या में पहली बार के वोटर और महिलाएं भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती नजर आई। लोग विकास के मुद्दों को तरजीह देते नजर आ रहे हैं। विकास चाहिए और विकास के नाम पर हम पीछे जा रहे हैं। सारे राज्य आगे आगे बढ़ते जा रहा है और बिहार पिछड़ा जा रहा है। हम चाहते हैं कोई बढ़िया पार्टी हो जो देश को चलाए, देश का निर्माण करे, भविष्य को देखे। हम चाहते हैं कि बिहार में विकास हो और बदलाव, पूरे बिहार में बदलाव हो और अच्छा प्रत्याशी चुन के जाए जो हमारे लिए अच्छा हो। इस दौर में करीब 3000 मतदान केंद्र नक्सल पीड़ित इलाकों में थे, जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। रक्सौल में नेपाल से लगती सीमा को भी एहतियातन सील कर दिया गया था। चौथे दौर के मतदान में सूबे की 243 सीटों में से 55 सीटों पर वोट डाले गए, जिसके अंतर्गत पश्चिमी और मध्य बिहार के 7 जिले आते हैं। इस दौर में करीब 1,47,00,000 मतदाता थे, जिन्हें 776 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना था। So in total for the average is 57.59. For last assembly election it was 54.28. पिछली बार इन सीटों पर बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर खासी कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी ने 55 में से 26 और जेडीयू ने 24 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार हालात बदल चुके हैं। महागठबंधन के खेमे से आरजेडी ने 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि जेडीयू ने 21 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नीतीश कुमार के 3 मंत्रियों की किस्मत इस दौर में दांव पर है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। बिहार में चौथे दौर में 57% से ज्यादा मतदान हुआ। चौथे दौर में मतदाताओं ने बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों का रुख किया। पहले 3 दौर के मतदान की तुलना में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह दिखा। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले गए। जिलेवार मतदान फीसदी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण में 59.17%, पूर्वी चंपारण में 59.96%, शिवहर में 56.05%, सीतामढ़ी में 56.09%, मुजफ्फरपुर में 56.83%, गोपालगंज में 58.90% और सीवान में 54.31% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार 4 चरणों में औसतन 55% मतदान हुआ है।
और चौथे दौर के मतदान के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुमत मिलने की बात कही है। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, खासकर युवाओं और महिलाओं ने। नंदकिशोर यादव ने नीतीश कुमार पर एनडीए के खिलाफ गलत प्रचार करने का भी आरोप लगाया है। बिहार में भाजपा गठबंधन सरकार बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया, विपक्ष चारों खाने चित हो गया। चौथे चरण के चुनाव में मतदान का प्रतिशत और बढ़ाने के लिए मैं उन क्षेत्र के सभी मतदाताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूं। और दरभंगा से रविंद्र सिंह श्योराण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन पर। रविंद्र, कल का जिस तरीके से वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग, वो बहुत उत्साहजनक रही और उसके बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। जी, इस वोटिंग को उत्साहजनक निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन इसको सफल बनाने में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की है, जिनका कि मत प्रतिशत करीब 60% रहा। और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ा है इस बार, उसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं कि कई सरकार की जो नीतियां रही वो महिलाओं के पक्ष में रही। महिलाओं में जिस तरह की जागरूकता यहाँ देखी जा रही है वो पूरे देश के लिए जो है एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से राज्य में सक्रिय भागीदारी जो है, कम पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद भी उन्होंने आगे बढ़कर हिस्सेदारी की है। चाहे वो पंचायत राज में 50% आरक्षण का मामला हो या महिलाओं को साइकिल, बच्चियों को साइकिल देने की बात हो, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें एड ऑन करती हैं, जिसकी वजह से अंत में हम देखते हैं कि जो प्रतिशत है मतदान का वो पूर्ण रूप से बढ़ जाता है। यही कारण है कि और तमाम राजनीतिक दल जो है वो सुशासन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और यही सब लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अब पटना का रुख करेंगे। नवल किशोर चौधरी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका नवल जी। और चारों दौर के मतदान की अगर हम बात करें तो चौथे दौर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इन चारों दौर के सियासी मायनों को समझने की कोशिश अगर हम आपसे करें तो पहली बात, बिहार में जो 3 दौर के मतदान हुए उसमें जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर यह पब्लिक परसेप्शन बना कि कांटे की टक्कर है। और ये बड़ा कारण है कि दोनों खेमा जीत हासिल करने के लिए अपने समर्थकों को मोबिलाइज करने में सफल हुआ है और वोटिंग परसेंटेज इसके कारण बढ़ा है। दूसरा कारण यह है कि पिछले दिनों में प्रधानमंत्री के कई दौरे बिहार में हुए जी। और दूसरी तरफ ये महागठबंधन के नेताओं ने एड़ी चोटी का लगाकर उन्होंने भी कैंपेन को पीक पर पहुंचा दिया, चोटी पर पहुंचा दिया। और कुछ ऐसे मुद्दे उठे जिन मुद्दों का सीधा असर जनता की भावनाओं पर पड़ता है, जैसा कि आरक्षण का मुद्दा। आप जानते हैं कि आरएसएस चीफ भागवत जी के बयान के बाद आरक्षण का मुद्दा सिर्फ उछला नहीं, बिहार में बहुत हद तक उसने बिहार की जनता को जात के आधार पर बांट दिया। प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन के नाम पर ऊंची जातियों और कमजोर वर्ग की जातियों के बीच एक बड़ी दरार पैदा हुई और सीधा इस मोबिलाइजेशन का असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ा। लेकिन इधर प्रधानमंत्री ने जो एक बात कही कि महागठबंधन के लोग धर्म के आधार पर, और इसका सीधा तात्पर्य उनका मुसलमानों से था, उनको 5% आरक्षण जो देने की योजना बना रहा है। और यह 5% चूंकि 50% से रिजर्वेशन किसी भी हालत में अधिक नहीं हो सकता है और 50% रिजर्वेशन ऑल पहले से है, तो स्वाभाविक रूप से जिनको आरक्षण मिल रहा है, दलित, SC और ST और बैकवर्ड, उनके कोटा से काटा जाएगा। इसका भी बड़ा असर पड़ा है। बहुत सारी बयानबाजियां भी हुई और बहुत ज्यादा प्रचार जो है वो चरम पर पहुंचा। मतदाता काफी उत्साहित भी हुए और चुनाव आयोग का भी बहुत योगदान रहा। उसने बहुत ज्यादा मतदाताओं को प्रेरित किया वोट करने के लिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बदहाली पर आंसू बहाती सहरसा की मत्स्य गंधा झील।
कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 5वें दौर के चुनाव प्रचार की कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी, मधेपुरा और कटिहार में 3 रैलियां की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव और विकास चाहती है। बिहार में चौथे चरण के मतदान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 5वें चरण के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने मधुबनी, मधेपुरा और कटिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करके एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। मधुबनी की रैली में प्रधानमंत्री ने एनडीए की भारी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में परिवर्तन की लहर है। मेरा भरोसा बिहार के नौजवानों पर है, मेरा भरोसा बिहार की माताओं पर है, मेरा भरोसा बिहार के किसानों पर है, मेरा भरोसा बिहार के गरीबों पर है, मेरा भरोसा बिहार के मजदूरों पर है, मेरा भरोसा बिहार के विकास के लिए मेहनत करने वाले, पसीना बहाने वाले मेरे सभी भाइयों बहनों पर है कि उनकी बदौलत बिहार आके बढ़ने रहने वाला है, बिहार ऊंचाइयों को पा करके रहने वाला है। जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने बिहार में बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी खास तौर पर जिक्र किया। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार हिंदुस्तान में 29वें नंबर पे पड़ा है। शिक्षा की दृष्टि से बिहार देश में 29वें नंबर पे है। प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत बिहार देश में 29वें नंबर पे खड़ा है। शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने की दृष्टि से बिहार हिंदुस्तान में 26वें नंबर पे खड़ा है। बिहार में कल चौथे दौर की वोटिंग का काम पूरा हो गया। 5वें दौर के लिए 3 नवंबर की शाम को प्रचार खत्म होगा। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 5वें चरण के लिए 7 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मनिहारी, बलरामपुर, धमदाहा, रुपौली, आलमनगर, सोनवर्षा और महिषी में उन्होंने रैलियां की। इन रैलियों में उन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर महागठबंधन की जीत का दावा किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 5वें दौर के लिए रविवार को कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने महंगाई जैसे मुद्दों पर एनडीए की केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में किए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। आरएलएसपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा किया है कि इस बार बिहार के चुनाव में एनडीए की जीत होगी। उन्होंने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बिहार की जनता को विकास चाहिए, ये बात कही। उपेंद्र जी, आपने अपने कुछ इंटरव्यूज में भी कहा और अभी आपका भाषण में सुन रहा था रैली में, वहां भी आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव से तो आपका कभी दिल का तालमेल नहीं रहा। नीतीश कुमार जी से जरूर आपको उम्मीदें थी, आप उनके साथ पार्टी में थे, उन्होंने आपको ऑपोजिशन का नेता भी बनाया 2004 में। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि आपने पाला बदला, आप एनडीए की तरफ क्यों आए? देखिए, जिस समय मैंने पाला बदला था उस समय भले बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन आज तो सब लोगों को समझ में बात आने लगी है
जो कारण आज हैं, मुझको उसी समय दिख रहा था कि नीतीश कुमार जी उसी रास्ते पे देर सवेर जाने वाले हैं। कि नीतीश कुमार जी जिन कारणों से लालू जी से अलग हुए, सारे लोग जब यहाँ वही आ जाएंगे तो कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ पाएंगे। इस चुनाव को जिसे कहा जाए कि एनडीए बनाम महागठबंधन जरूर है, लेकिन इस चुनाव में ये भी कहा जा रहा है कि जो साल डेढ़ साल भर सरकार को हो चुका है, एनडीए की सरकार को केंद्र में, उसके रेफरेंडम के तौर पे भी देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ संविधान की व्यवस्था है, 5 साल पर जनता खुद आकलन करती है। अभी 1.5 साल हमारे लिए हुए हैं, 1.5 साल में कोई हिसाब भी बिहार की जनता को देने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, सरकार बिहार की बननी है, देश की सरकार का चुनाव नहीं है। अगर बिहार की सरकार के लिए है और बिहार का चुनाव है, तो फिर इतना जोर जिसे कहा जाए या इतनी रिसोर्सेज जिसे कहा जाए वो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, केंद्र सरकार के इतने सारे मंत्री, इतने सारे सांसद क्यों मौजूद हैं बिहार में? देखिए, जो लालू यादव जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं, ये लोग भले जनता के विकास के प्रति चिंतित न हो, लेकिन चुनावी राजनीति में काफी माहिर लोग हैं, जनता को बरगलाने में माहिर लोग हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उनका बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है, एनडीए ये चुनाव हारता है, तो पाकिस्तान में पटाखे चलाए जाएंगे। आपको लगता है इस तरह के बयान से बचा जा सकता था? देखिए, एनडीए में कई पार्टी है, अलग अलग लोग अलग तरीके से बयान देते हैं, उनके बयान पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से आ रही हो, खासतौर पे आपका जो गठबंधन है उसमें, जरूरी नहीं है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बाकी किसी पार्टी की तरफ से भी आती है, तो बाकी जो घटक दल हैं, उनका जो उम्मीदवार है, उनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको भी नुकसान होता है? देखिए, उससे नुकसान फायदे की बात नहीं है। बिहार की जनता भले अशिक्षित हो सकती है, इतनी मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता अपने हितों को समझ रही है। सहरसा की मत्स्यगंधा झील अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है। करीब 2 दशक पहले 1996 में करोड़ों की लागत से बनी इस झील में अब बस खरपतवार ही नजर आती है। झील की बर्बादी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन की उपेक्षा को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन झील में कचरा डालते वक्त स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता। मत्स्यगंधा की बदहाली इस बार चुनावी मुद्दा है। चारों ओर दूर तक फैले इस खरपतवार को देखकर शायद ही लगे कि यह सहरसा की मत्स्यगंधा झील है। वही मत्स्यगंधा जहां कभी लोग सुबह की सैर के लिए आते थे। झील में नावें चलती थीं, लोगों की जमघट से ये झील गुलजार रहा करती थी। लेकिन 1996 में करोड़ों की लागत से बनी मत्स्यगंधा बेनूर हो गई है। न तो अब लोग यहाँ आते हैं और न ही झील में नौकायन होता है। इसकी रौनक अब तो बस एक याद बनकर रह गई है। घूमने के लिए आए थे, सोचे यहाँ मत्स्यगंधा बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला। यहाँ आने के बाद तो देख रहे हैं कुछ भी घूमने वाला नहीं है, तो पूरा खंडर बन गया है। झील की बर्बादी के लिए लोग प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। शासन, प्रशासन, सरकार जितने भी आए, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, सबने सहरसा के लोगों को ठगा है। हालांकि मत्स्यगंधा की बदहाली के लिए यहाँ के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। झील में कचरा फेंकते वक्त इस शख्स की ये तस्वीर इस बात को बखूबी बयां करती है। झील की उपेक्षा के लिए जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए दोषी हम लोग हैं, जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए शहर कैसे विकास करे, कैसे आंध्रा से मछली नहीं है, हम यहाँ पे उसका उत्पादन करें। इस बार सहरसा में मत्स्यगंधा झील की बदहाली भी एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्रवासी चाहते हैं कि इसकी रौनक भरे दिन फिर से लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।